हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं रिच डैड पुअर डैड पुस्तक पढ़ रहा हूँ। फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें जो चैप्टर है कि सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए काम न करें। इसमें कहता है कि जब किसी भी व्यक्ति से जब बात करते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वयस्कों के सामने बोलते हैं तो ये हमेशा एक चीज़ की सलाह देते हैं और ये सुझाव देते हैं कि वे अपने जीवन में एक लंबा दृष्टिकोण रखें। केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय, जो हालांकि महत्वपूर्ण है, मैं ये सुझाव देते हैं कि एक और काम करने लगें जो उनमें एक दक्षता सिखा दे। अगर वे सेल्स तकनीकें सीखना चाहते हैं तो अक्सर उन्हें किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाने के लिए कहते हैं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन में झिझक और असफलता का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का मुख्य कारण है। लंबे समय में शिक्षा धन से ज़्यादा मूल्यवान है, और जब ये सुझाव देते हैं तो अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया होती है कि इसमें बहुत झंझट है, या मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है कि जवाब में मैं पूछता हूँ, तो आप ज़िंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे क्योंकि आपकी आय में से 50% आप सरकार को दे दें। दूसरे वक्तव्य में, मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है के जवाब में ये कहते हैं कि मैं जिम जाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, परंतु मैं वहां इसलिए जाता हूं ताकि मैं ज़्यादा फिट हो सकूं और ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकूं। कहता है कि दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते हैं। जब तक कोई आदमी अपने आप को बदलने के लिए तैयार न हो, बदलना बहुत कठिन होता है। परंतु उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दो राहे पर खड़े हैं, इनका सुझाव यही है कि ज़िंदगी बहुत हद तक जिम जाने की तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का फ़ैसला लेना होता है। है। एक बार आप यह फ़ैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। जब यह फ़ैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आते हैं जब ये जिम जाने के नाम से काँप जाते हैं, परंतु एक बार वे वहाँ पहुँच जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं तो इन्हें इसमें मज़ा आने लगता है। और जब वे वहाँ से निकलते हैं तो इन्हें हमेशा खुशी होती है कि मैं वहाँ गया था, ये वहाँ गए थे। तो अगर आप कुछ नया सीखने के प्रति अनिच्छुक हों और इसके बजाय आप अपने क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हैं, तो सुनिश्चित कर लें कि जिस कंपनी के लिए आप करते हों वहाँ यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं। इनके पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नर की कृपा दृष्टि से दूर हो गए तो वे हवाई में टीचर यूनियन के अध्यक्ष हो गए। उन्होंने इन्हें बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम है। इनके अमीर डैडी ने दूसरी ओर ज़िंदगी भर यह कोशिश की कि उनकी कंपनियों में यूनियन न बन पाए। ये सफल हुए, हालांकि यूनियन काफ़ी करीब आ गई थी, परंतु अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थे। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के पक्ष नहीं लेते, क्योंकि इन्हें दोनों ही बातों में फ़ायदे दिखते हैं और ज़रूरत दिखती है।
अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलते हैं, उच्च विशेषज्ञता हासिल करते हैं, तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाइए। उदाहरण के लिए, अगर ये अपने हवाई जहाज़ उड़ाने के करियर में गए होते तो इन्हें ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पायलट यूनियन बहुत तगड़ी होती है। क्यों? क्योंकि इनकी ज़िंदगी केवल एक दक्षता को सीखने के लिए समर्पित होती, जिसका मूल्य केवल एक उद्योग में ही हो सकता था। अगर उन्हें इस उद्योग से निकाल दिया गया होता तो ये जीवन की दक्षताएं किसी दूसरे उद्योग में उतनी बहुमूल्य नहीं होती। अगर किसी वरिष्ठ पायलट को निकाल दिया जाएगा तो जिनके पास हवाई उड़ान का 1 लाख घंटे का अनुभव हो, जो हर साल $1.5 लाख कमा रहा है, तो उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज़्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। दक्षताएं एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन उद्योग में जिन दक्षताओं की ज़रूरत होती हैं और जिसके लिए पायलटों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, वे स्कूल सिस्टम में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। आज डॉक्टरों के लिए यही सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, कई मेडिकल विशेषज्ञ मेडिकल संगठनों जैसे HMO से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को यूनियन का सदस्य होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है। NIA यानी नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के पास बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को अपने यूनियन की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। शिक्षकों को अपने यूनियन की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, क्योंकि शिक्षा के बाहर उनकी दक्षताओं का मूल्य अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। तो नियम यह है कि उच्च विशेषज्ञता हासिल करो और यूनियन बना लो। उच्च विशेषज्ञता हासिल करो और यूनियन बना लें। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब ये अपनी कक्षा में पूछते हैं कि आप में से कितने मैक्सडोनाल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो फिर ये पूछते हैं कि अगर आप में से ज़्यादा बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मैक्सडोनाल्ड आपसे ज़्यादा पैसा बना लेता है? तो जवाब साफ है, मैक्सडोनाल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज़्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। कहता है कि हवाई में इनका एक दोस्त है जो एक महान कलाकार है। हवाई में इनका एक दोस्त है जो एक महान कलाकार है। वह काफ़ी पैसा कमा लेता है। एक दिन उनकी माँ के वकील ने उसे बताया कि उसकी माँ ने अपने पुत्र के नाम पर $35,000 छोड़े हैं। यह रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तत्काल उसने इस पैसे से विज्ञापन करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का सोचा। 2 महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का रंगीन विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। यह विज्ञापन 3 महीने तक चला। उसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं मिला। उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में ख़त्म हो गई। अब वह पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता। यह एक ऐसे आदमी का सामान्य उदाहरण है जो एक बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है, परंतु बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं रखता। जब इन्होंने उनसे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका जवाब केवल यही था कि विज्ञापन करने वाले 2 लोग धोखेबाज होते हैं। तो इन्होंने फिर उससे पूछा कि क्या वह सेल्स में या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है। तो उसका जवाब था कि मेरे पास समय नहीं है
और मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया प्रतिभा संपन्न गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी दक्षताओं से कम पैसे कमा रहे हैं, और इसका जिम्मेदार उनका ज्ञान का विषय नहीं है बल्कि उनका ज्ञान है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने की दक्षता को पैना करने में ही लगे रहते हैं। हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शायद मैकडोनाल्ड सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं बनाता है, परंतु वे एक मूलभूत रूप से औसत हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। गरीब डैडी चाहते थे कि वे विशेषज्ञता हासिल करें। उनका विचार था कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें ज़्यादा वेतन मिलेगा। हालांकि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वे राज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते, फिर भी उनके पढ़े लिखे डैडी ने इन्हें विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया। वे उच्च प्रशिक्षित और निपुण प्रोफेशनल के लिए और ज़्यादा सुरक्षा और फ़ायदों के लिए अभियान छेड़ रहे थे। इनमें इस बात पर काफ़ी बहस हुई, परंतु ये जानते हैं कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा विशेषज्ञता के कारण ही यूनियन के संरक्षण की ज़रूरत होती है। वे यह कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं उतने ही ज़्यादा आप जाल में फंस जाते हैं और आप अपनी विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। कहता है कि अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और वे खुद का विकास करें। कई कॉरपोरेशन यही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल के किसी युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विकसित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ नहीं होते। वे बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की जानकारी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह विकसित करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं और वे यह भी समझ जाते हैं कि किस तरह विभिन्न डिपार्टमेंट्स में तालमेल होता है। दूसरे विश्व युद्ध की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है। चूँकि लोग ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरे कंपनी में जाना पसंद करेंगे, तो क्यों न कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो, परंतु लंबे समय में इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सफलता के लिए जिन मैनेजमेंट दक्षताओं की ज़रूरत होती है वे हैं कैश फ्लो का मैनेजमेंट, सिस्टम का मैनेजमेंट, आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर, तीसरा लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दक्षताएं सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दक्षताएं सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। सबसे और महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दक्षताएं सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। किसी की बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है। बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है। इसीलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वह कोई ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हों। कम्युनिकेशन स्किल जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना, लिखना
बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसी कला है जिस पर ये लगातार मेहनत करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं या शैक्षणिक टेप खरीदते रहते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज़्यादा मेहनत की वे उतने ही ज़्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल की वे उतने ही ज़्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी परंतु उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्होंने सरकारी नौकरी से हटा दिया गया तभी उन्हें पता चला कि वे व्यवसाय की दृष्टि से कितने जोखिम में थे। यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए या जब खेलने के लिए ज़्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची तनख्वाह वाली स्थिति चली जाती हैं और वे अपनी सीमित क्षमताओं दक्षताओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। ये सोचते हैं कि इसलिए इनके पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियनों के इतने समर्थक बन गए। उन्होंने यह महसूस कर लिया कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा दिलाया होता। कहता है कि इनके जो अमीर डैडी माइक और इन्हें सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। ये इन्हें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे जो इनसे ज़्यादा स्मार्ट थे और वे इनसे यह भी चाहते थे कि यह स्मार्ट लोगों में से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इन्हें व्यावसायिक विशेषताओं का समन्वय कहा जाएगा। आज ये भूतपूर्व स्कूल टीचर से मिलते हैं जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज़्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ दक्षताओं के अलावा भी दक्षताएं हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बिक्री और मार्केटिंग की दक्षताएं ज़्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती है क्योंकि इसमें नकारे जाने या स्वीकार किए जाने का डर होता है। बिक्री और मार्केटिंग की दक्षताएं ज़्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती है क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप संप्रेषण मिसकम्युनिकेशन, सौदेबाजी और अपने नकारे जाने का डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे आपके लिए ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह इन्होंने अखबार की लेखिका को सलाह दी थी जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी कि ये हर किसी को यही सलाह देना चाहेंगे कि तकनीकी रूप से विशेषज्ञता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमज़ोर पहलू होते हैं। इनके कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं परंतु ये दूसरे लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। तो ये उन्हें सलाह देते हैं कि वे 1 साल तक बिक्री की कला सीख लें। चाहे वे कुछ भी न कमाएं परंतु उनकी कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगी। 1 साल तक बिक्री की कला सीख लें, चाहे वे कुछ न कमाएं परंतु उनकी कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगी और यह अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक, अच्छे विद्यार्थी होने की ज़रूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आर्थिक और प्रोफेशनल संघर्ष के मामले में देने और लेने में बहुधा कमी देखी गई है। ये ऐसे कई लोगों को जानते हैं
जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे विद्यार्थी हैं न अच्छे शिक्षक हैं। ये ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे विद्यार्थी हैं न ही अच्छे शिक्षक हैं। इनके दोनों डैडी उदार थे। दोनों ने पहले देने के सिद्धांत का पालन किया था। शिक्षा देना उनके लिए देने का एक प्रकार था। जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतने ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में ज़रूर उन दोनों में अंतर था। इनके अमीर डैडी ने बहुत सा दान दिया। उन्होंने अपने चर्च को दान दिया, समाज सेवी संस्थाओं को दान दिया, अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज़्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। इसीलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। ये संगठन उनकी संपत्ति को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। इनके पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे कि जब इनके पास अतिरिक्त पैसा होगा तो इसे दान में देंगे। समस्या यह थी कि उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा नहीं आया। इसीलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए, दो और आपको मिल जाएगा। जिसके बजाय वे यह यकीन करते थे, लो और फिर दो। निष्कर्ष में यही कहना चाहते हैं कि इन पर दोनों ही डैडियों की छाप है। इनका एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है। दूसरा हिस्सा सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज़्यादा चिंतित है। ये इस बढ़ते हुए खाई के लिए मूल रूप से दकियानूसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानते हैं। ओके, थैंक्स।